आज हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं उनके प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य कण के रूप में भाग लेते हैं तथा इनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। और इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं से जानने से पहले हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे। तो किसी मैग्नीशियम रिवर से तात्पर्य है कोई एक मैग्नीशियम का तार लें, लंबा तार, और उसको जलाएं। ज्वाला में क्या करें, उसको जलाएं। तो जब मैग्नीशियम रिवर को रेगमाल से साफ करके चिमटे से बर्नर की सहायता से जलाते हैं तो एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो श्वेत चूर्ण है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो जब मैग्नीशियम को हम गर्म करेंगे तो Mg प्लस O2 2 gives MgO। तो ये कैसे बना, तो हम ध्यान से देखेंगे। Mg और O2 की अभिक्रिया करानी है तो हमें पता है मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये देगा, मतलब प्लस प्लस देगा और ये माइनस। तो जब इसके बाह्यतम कक्षा में 2 ये दान कर सकता है, 2 ये ले सकता है, तो हमारा बन जाएगा MgO। मतलब 2 इसकी संयुक्ता, 2 इसकी संयोजकता, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण के रूप में इसे हम किस तरह से लिखेंगे उसको जानते हैं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवर का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका शब्द समीकरण देखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं जो पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हैं अभिकारक, और अभिक्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है वो कहलाते हैं उत्पाद। तो जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक, तथा परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब इसका जो रासायनिक सूत्र समीकरण है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, Mg प्लस O2 2 gives MgO। अब ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए
2 ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं तो 2 यहाँ पर करने के लिए 2 यहाँ आगे लगा देंगे हम, 2 आगे इसमें ये लगा दिए। अब Mg के 2 हो गए तो Mg के भी 2, तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया बैलेंस। ये सूत्र समीकरण है। अब आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो एक अभिक्रिया लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एक अभिक्रिया है हमारे पास, इसको हमें बैलेंस करना है। किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, तो ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया बनेगी तो बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे, इसका Zn इसका SO4, तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये वाली अभिक्रिया हमारी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये तत्व हैं हमारे पास, तत्व के रूप में हैं जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखेंगे अभिकारक में जिंक का केवल एक परमाणु है, ठीक है। और उत्पाद में देखेंगे तो जिंक का भी एक ही परमाणु है, ऐसे लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 टू गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इनकी तत्वों की तुलना करेंगे अभिकारकों में और उत्पादों में। तो जिंक अभिकारक में एक परमाणु है, उत्पाद में भी जिंक का एक परमाणु भाग ले रहा है। हाइड्रोजन की बात करें अब, तो हाइड्रोजन के 2 हैं अभिकारक में और उत्पाद में भी देखेंगे तो कितने हैं? 2। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अभिकारक में 4 हैं और उत्पाद में भी 4 है। दोनों साइड देखो परमाणु कैसे हैं? बराबर हैं। तो दोनों साइड जब परमाणु की संख्या बराबर है तो ये जो रासायनिक समीकरण है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं हम। दूसरा लेते हैं हम आयरन मतलब लोहा प्लस जल की अभिक्रिया कराते हैं तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Fe प्लस H2O और देगा हमें Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाली अभिक्रिया हमें ध्यान रखना है कि जब आयरन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखते हैं, तुलना करते हैं। सबसे पहले आयरन के परमाणुओं की तुलना करेंगे तो Fe के अभिकारक में है 1 और उत्पाद में है 3, तो ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के अभिकारक में है 2 और उत्पाद में भी 2। ऑक्सीजन के अभिकारक में है 1 और उत्पाद में है 4। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उस तत्व को देखते हैं जिसके परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा परमाणु वाले तत्व को देखते हैं, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा परमाणु वाले तत्व को देखते हैं तो अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 1 और उत्पाद में कितनी है? 4। तो इनको बैलेंस करने के लिए अभिकारक में कितने का गुणा करने पड़ेगा? 4 का। तो अभिकारक में हमने कितने का गुणा कर दिया? 4 4 कितने हो गए? बराबर। फिर
हमने बैलेंस करके लिखा इसको Fe+, यानी कि ऑक्सीजन कितने करने थे, तो इस तरफ 4 कर दिए और इस तरफ 4 हैं। अब देखते हैं उत्पाद में सबसे ज़्यादा परमाणु वाला तत्व जो हम बैलेंस कर चुके उसको छोड़कर, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के। तो अब देखते हैं दूसरा है आयरन। तो आयरन के इस तरफ है 1 और इस तरफ हैं 3। जब हमने बैलेंस किया था यहाँ पर हमने, तो देखो यहाँ पर Fe का है अभिकारक में 1 और उत्पाद में है 3। तो अभिकारक में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो अभिकारक में 3 का गुणा करेंगे 3, तो 3 Fe और यहाँ पर 3 बैलेंस है। आगे चलते हैं, अंत में देखते हैं हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन के देखेंगे तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के हुए 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के अब हो गए हैं कितने, 8। पहले तो थे 2, अब हो गए 4 दूनी 8। अब अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और उत्पाद में कितने हैं, 2। तो 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का उत्पाद में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगी हमारी अभिक्रिया बैलेंस है 3 + Fe + 4H2O + 2 गिव्स Fe3O4 + हाइड्रोजन गैस। तो ये अभिक्रिया हमारी रासायनिक रूप से संतुलित है, और इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की यह विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, एक बीकर में थोड़ा बिना बुझा चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, बीकर को स्पर्श कीजिए, बीकर के ताप में परिवर्तन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जब कैल्शियम, जैसे हमारे पास चूना होता है और चूने में हम जब पानी डालते हैं, जैसे घर में पुताई उताई वगैरह होती है, तो जब चूने में पानी डालते हैं तो उसमें गरम गरम भाप सी निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वे अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखना। क्या है हमारे पास, एक है बिना बुझा चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम पानी में डालेंगे चूने को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब यही बुझा हुआ चूने का हम जब दीवारों पर इसका सफ़ेदी करते हैं, दीवारों पर लगाते हैं, तो यही CaOH का होल ट्वाइस वायु में उपस्थित
ये जो पानी के रूप में होगा, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी मिक्स होगा इसमें, तब ये जब दीवारों पे लगाएंगे तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत। कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है। तो ये CaOH का होल ट्वाइस जब मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल मतलब भाप के रूप में ये जल उड़ जाएगा और जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो पतली परत है वो दीवारों पर लग जाती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फार्मूला होता है, इसके साधारण नाम बहुत से होते हैं। यही संगमरमर का फार्मूला होता है और यही फार्मूला होता है चूना पत्थर। कहें चूना पत्थर कैसे कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है चूना पत्थर। और संगमरमर का फार्मूला तो यही होता है संगमरमर का फार्मूला CaCO3। अब इसके बाद दूसरा चलते हैं, दूसरी है कोयले का दहन। तो जब कोयले को ऑक्सीजन या लकड़ी को मतलब जिसमें कार्बन हो उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CO2। मतलब किसी भी पदार्थ का जब भी दहन होता है तो उसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन गैस के साथ। किसी भी पदार्थ का दहन करें हम इसे रासायनिक समीकरणों में या अभिक्रियाओं में, तो दहन के लिए उस पदार्थ की अभिक्रिया हमें करानी है ऑक्सीजन गैस के साथ। तो कोयले का दहन करा रहे हैं तो कोयले का फार्मूला होता है C, यानी प्रत्येक मतलब कोक C से प्रदर्शित करते हैं। ये सॉलिड अवस्था में होता है। तो कोयले को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन गैस की जब उपस्थिति हुई तभी कोयला जलेगा। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो कोयला है वो जलेगा बिल्कुल नहीं। तो जब कोयले को ऑक्सीजन के साथ मतलब वायु के साथ जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों गैसीय अवस्था में हैं और ये जब बनते हैं तो ये आ जाते हैं द्रव अवस्था में मतलब लिक्विड अवस्था में दोनों अभिक्रियाएँ करने के पश्चात। इसके बाद अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जब एकल अभिकारक मतलब अभिकारक में केवल एक ही पदार्थ है, मतलब एकल है, दो पदार्थ नहीं, केवल एक पदार्थ है। जब एकल अभिकारक प्रकाश, ताप, दाब के प्रभाव से छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, जब कोई एकल पदार्थ या एकल अभिकारक प्रकाश, ताप और दाब के प्रभाव से छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना, पहला एग्जाम्पल है FeSO4। अब ध्यान से देखना, FeSO4 को जब गर्म करते हैं मतलब ऊष्मा देते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड। दूसरा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरी बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। अब ध्यान से देखना, दूसरी अभिक्रिया है चूना पत्थर। तो जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में नहीं होती, मतलब इससे ये नहीं बन सकता, इससे ये नहीं बन सकता, अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे चूने की
जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बन, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये ऊष्मा के प्रभाव से है। दूसरी है लेड नाइट्रेट, अगली है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट मतलब सीसा बोलते हैं इसको, सीसा पदार्थ होता है, पीवी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो लेड नाइट्रेट तो जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में। अगली अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएँ थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखना। श्वेत रंग का सिल्वर, मतलब जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सूर्य के प्रकाश के कारण ये धूसर रंग का हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। जो Ag होता है सिल्वर मतलब चांदी, इसकी संयुक्ता होती है 1, क्लोरीन की संयुक्ता होती है 1। तो दोनों अभिक्रिया करके बना देंगे केवल AgCl ठोस अवस्था में। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, किस में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तो ये चांदी और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड था, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को, यह है सिल्वर क्लोराइड, इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड, यह सिल्वर ब्रोमाइड। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब जो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनती थी पहले, इस अभिक्रिया का उपयोग उसमें किया जाता है। मतलब जब नेगेटिव बनते थे तब इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित किसी तत्व को हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब किसी अभिक्रिया में से कोई तत्व किसी तत्व को हटा दे तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन की कील डालेंगे तो फेरस सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसको याद रखने के लिए हमने एक श्रेणी बना रखी है, देखो ध्यान से, इस तरफ साइड में ये लिथियम लिखा है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये बेरियम है, ये स्ट्रॉन्शियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। इस तरह से श्रेणी है। एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये आयरन है, ये कैडमियम है, ये कोबाल्ट है, इससे निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, पारा, गोल्ड। तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ऊपर, वो किसी यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देंगे। जो ऊपर वाले तत्व हैं वे नीचे वाले तत्व के यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देंगे। जैसे हमने देखा आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई, तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है। तो ये रहा हमारा आयरन, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जो आयरन है इस श्रेणी में कहाँ पर है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जो ऊपर वाले तत्व हैं नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ये जो श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस तुम्हें केवल इसको याद रखना है। तो जब आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे
तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना देगा आयरन सल्फेट। इसके बाद है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो हम फिर से देखेंगे जिंक कहाँ पर है। ये रहा जिंक, आयरन से ऊपर है तो ऑब्वियसली ये कॉपर से भी ऊपर होगा। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह से लेड है, कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर विस्थापित कर देगा। मतलब जो भी ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। और देखते हैं हम अभिक्रियाएँ इन्हीं की। जैसे हमने लिया H2SO4, क्या लिया H2SO4। इसकी अभिक्रिया हम किसी भी धातु के साथ करा दें जो ऊपर भी है। अगर हमने इसकी अभिक्रिया पोटेशियम के साथ कराई, किसके साथ कराई, पोटेशियम के साथ, तो देखो ये बनाएगा K और SO4। ध्यान से देखना, इसको हमने अभी बैलेंस करके नहीं लिखा है। देखो SO4 की होती है 2 और इसकी होती है 1, इसकी 2 संयुक्त है और इसकी 1, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा K2SO4, इसका 1, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ये बन जाएगा। इसी तरह से और भी लेंगे। जैसे हमने लिया H2SO4 तो ले ही रहे हैं, H2SO4 के साथ में हमने ले लिया सोडियम Na, यानी किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया हम करा दें तो ये बनेगा NaSO4। अब इसकी संयुक्ता होती है 2, इसकी 1 होती है और इसकी 2 को गुणा करेंगे तो Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। मतलब इस श्रेणी में जो ऊपर तत्व हैं वो नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने लिया एक यौगिक है Na2SO4, सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं कराएंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखो ये है Na2SO4, ये है BeCl2, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो देखो NO करेगा Cl के साथ अभिक्रिया और ये करेगा इसके साथ अभिक्रिया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें आयनों का आदान प्रदान, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है। तो ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। और देखते हैं इसी तरह से एक और अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया है AgNO3, इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जब अभिक्रिया करेगा NaCl के साथ तो ये देगा हमें, देखो ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ और इसकी अभिक्रिया इसके साथ, तो बनाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और ये बनाएगा NaNO। तो जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है AgCl और ये बनाता है NaNO3। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में जो AgCl है ये अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। मतलब ये फिर अभिक्रिया किसी से करेगा नहीं। जो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा हमें, तो ये जो विलेन है उसमें घुला नहीं रहता है, विलेन में नीचे तली में बैठ जाता है और ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो जब ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसी तरह से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये भी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब जिसमें अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद है, उत्पाद में अवक्षेप प्राप्त हो। क्या हो, अवक्षेप, मतलब जो पदार्थ तली में बैठ जाए उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब है आगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ। ध्यान से देखना, ये अभिक्रियाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया है पहली, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराई। तो कॉपर में कुछ नहीं था, कॉपर के साथ में किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। मतलब ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ जाए, मतलब ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो जाए, तो वो अभिक्रियाएँ कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया हाइड्रोजन के साथ में, तो देखो गर्म करने पर ये कॉपर और ये जल प्राप्त हुआ, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन थी नहीं और इसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन से ये जो H2O का बनना, ये जो अभिक्रिया है ये कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मतलब हमें ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद दूसरी, इनके और जानने के तरीके हैं, और भी जानते हैं। अभी ये तो हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। दूसरी होती है अपचयन अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो वो कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इनको जानते हैं कुछ अलग तरीके से। किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की परमाणु की वृद्धि होना, क्या होना? हाइड्रोजन के परमाणु की वृद्धि हो जाए तो वो अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। ऑक्सीजन, और किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। इसी तरह से किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए, क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए, तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। और किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि, वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद जानते हैं हम, एक अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इनके बारे में हम जानते हैं और ये अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं वो देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया तथा अपचयन क्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं, जैसे उदाहरण में एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसकी परिभाषा लिख लेना रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसको हम जानते हैं, सबसे पहले उदाहरण के साथ साथ जानते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, KBr प्लस Cl2, ये बनाएगा KCl प्लस Br2। इस अभिक्रिया में जो KBr है वो अपचायक है। KBr का Br2 के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है तथा यह Cl2 को अपचयित कर रहा है। Cl2 ऑक्सीकारक है। Cl2 का KCl में अपचयन हो रहा है तथा यह KBr को ऑक्सीकृत कर रहा है। अब इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर। देखते हैं एक अभिक्रिया, एक Na है, साधारण तौर पे जानते हैं Na है। दूसरी अभिक्रिया Na प्लस Cl2, तो ये बनाएगा NaCl। यहाँ पर क्लोरीन की 2, यहाँ पर भी
अब देखो Na क्या करेगा, Na प्लस प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का दान, और क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण। तो हमने यहाँ पर देखा है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, मतलब जो दे मतलब सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पर, दान कर रहा है, और दान कर रहा है इसलिए सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या में क्या होगी, वृद्धि इलेक्ट्रॉनों में। तो ये क्या कर रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। क्लोरीन का तो हो रहा है अपचयन, और सोडियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। इसी अभिक्रिया में देखो ध्यान से, इस सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन। मतलब इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो रही है वृद्धि, और इसके में हो रही है कमी। जिसके में कमी हो वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और जिसमें वृद्धि हो वो कहलाती है अपचयन। ये तो थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, और हमारा पहला चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम कराएंगे अगले वाले वीडियो में, या फिर हम अभी इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में ही हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक है, अभी हमने NaCl लिया था, अब लेते हैं हम NaOH। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HCl के साथ, ध्यान से देखना। देखो NaCl और बन रहा है H2। देखो इसमें किस किस का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस किस का अपचयन। देखो यहाँ पर सोडियम के साथ क्या था, वो H मतलब हाइड्रोक्साइड था। तो इस अभिक्रिया में बताना है कि ये वाली रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है। देखो यहाँ से ये हो रहा है इसका, और ये इसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण ऑब्वियसली, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो रहा है, तो इन अभिक्रियाओं को आपको याद करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। शुभ प्रभात।